हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि व्यापार चक्रों के प्रकार। इसमें सुनिए, व्यापार चक्रों की उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त एक अन्य विशेषता यह है कि इनकी अवधि अलग अलग होती है। उस आधार पर व्यापार चक्रों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, मेजर साइकिल्स, यानी कि प्रमुख चक्र। यह चक्र एक प्रमुख मंदी और प्रमुख प्रतिसार के बीच समयांतर अथवा दूरी को बताते हैं। इस प्रकार के चक्रों की खोज 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों टी क्लीमेंट जगलर ने की थी। इसलिए इस प्रकार के चक्रों को जगलर चक्र कहते हैं। इन चक्रों की अवधि लगभग 10 वर्ष की होती है। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री हैंसन ने इन चक्रों की अवधि 8 वर्ष बताई है। अपने अध्ययन को अमेरिका के आर्थिक इतिहास पर आधारित करते हुए हैंसन ने लिखा है कि 1795 से लेकर 1973 तक 142 वर्ष की अवधि में 8.35 वर्ष अवधि वाले लगभग 17 बड़े व्यापार चक्र का आगमन हुआ था। नंबर 2 आता है माइनर साइकिल्स, लघु चक्र। ये चक्र व्यापारिक क्रिया में हल्के उतार चढ़ावों को व्यक्त करते हैं। प्रायः एक प्रमुख चक्र में 2 अथवा 3 लघु चक्र होते हैं और एक लघु चक्र की अवधि लगभग 40 महीने होती है। चूँकि प्रमुख चक्र और लघु चक्र के बीच भेद एक अंग्रेज अर्थशास्त्री जोसेफ किंचिन ने किया था, इसलिए लघु चक्रों को किंचिन चक्र भी कहा जाता है। हैंसन का कहना है कि अमेरिका में 1807 से लेकर 1937 तक लगभग 37 छोटे चक्र उत्पन्न हुए थे। इस आधार पर लघु चक्रों की औसत अवधि 3.5 ईयर्स होती है। नंबर 3 आता है लॉन्ग वेव्स, यानी कि दीर्घ लहरें। इन्हें एक दूसरे अर्थशास्त्री निकोलाई डी कॉन्ड्रेट्रीफ के नाम पर कॉन्ड्रेट्रीफ चक्र कहते हैं, जो व्यापार चक्रों की दीर्घकालीन लहरों को बताते हैं। 1925 में कॉन्ड्रेट्रीफ थोक कीमतों, मजदूरी दरों, विदेशी व्यापार तथा उत्पादन संबंधी आधार सामग्री फ्रांस, इंग्लैंड तथा अमेरिका से प्राप्त करके इस सामग्री के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 50 वर्ष की औसत अवधि वाले व्यापार चक्रों की उपस्थिति संभव हो सकती है। इस प्रकार दीर्घकालीन लहरों की अवधि 50 से 60 वर्ष की होती है और प्रत्येक में अनेक लघु एवं प्रमुख चक्र शामिल होते हैं। कॉन्ड्रेट्रीफ के मतानुसार ये दीर्घावधि वाले व्यापार चक्र अंतर्राष्ट्रीय होते हैं और ये उन्हीं गतिशील शक्तियों के फल होते हैं जो 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि वाले व्यापार चक्रों को जन्म देते हैं। नंबर 4, बिल्डिंग साइकिल, निर्माण कार्य चक्र। ये चक्र निर्माण कार्यों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के चक्र की अवधि 15 से 20 वर्ष की होती है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने जगलर, किंचिन तथा कॉन्ड्रेट्रीफ चक्रों को मिलाकर यह विचार व्यक्त किया है कि ये तीनों चक्र एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक जगलर चक्र में 3 किंचिन चक्र होते हैं और 6 जगलर चक्र एक कॉन्ड्रेट्रीफ चक्र बनाते हैं।
परंतु व्यावहारिक अनुभव के आधार पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि विभिन्न समय अवधियों के चक्र परस्पर संबंधित होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री तो दीर्घ लहरों को व्यापार चक्र मानते ही नहीं। अब आते हैं फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र की अवस्थाएं। व्यापार चक्रों के अवस्थाओं में परिवर्तन एक नियमित ढंग से होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार चक्र के मार्ग में विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। प्रायः प्रत्येक व्यापार चक्र की 5 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 डेप्रीशिएशन यानी कि अवसाद अथवा मंदी की स्थिति। इसमें सुनिए, व्यापार चक्र की पहली अवस्था अवसाद की है। इस अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में गिरावट का गंभीर रोग विद्यमान हो जाता है। विनियोग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में श्रमिक तथा अन्य साधन बेकार हो जाते हैं तथा मजदूरी दरों में अत्यधिक कमी हो जाती है। यद्यपि उपभोग वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आ जाने से उनकी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, परंतु ऊंची वास्तविक मजदूरी के ही सामने निर्धन बेरोजगार व्यक्तियों की एक भीड़ सी होती है जो ऊंची मजदूरी के प्रभाव को कम कर देती है। जो वे व्यक्ति जो रोजगार में लगे भी हुए हैं, उनके सामने सदैव यह भय बना रहता है कि कहीं वे भी रोजगार से अलग ना कर दिए जाएं। उत्पादन के साधनों की अपेक्षा वस्तु का मूल्य अधिक गिरने के कारण व्यवसायियों को हानि होती है। औद्योगिक वस्तुओं के मुकाबले कच्चे माल की कीमतें और भी अधिक कम होती हैं, अतः कृषकों तथा कच्चे माल के उत्पादकों की आर्थिक स्थिति व्यापारियों व पक्के माल के उत्पादकों की तुलना में अधिक खराब होती हैं। इस प्रकार मंदी काल में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से उत्पादन तथा वितरण प्रणालियाँ अस्त व्यस्त हो जाती हैं। स्पष्टतः मंदी का क्रम इसी प्रकार चलता है। नंबर 2 आता है रिकवरी यानी कि पुनरुद्धार। अर्थव्यवस्था में अवसाद की स्थिति कुछ समय तक विद्यमान रहने के पश्चात साधारणतः पुनरुद्धार की स्थिति आती है। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति मंदी की स्थिति की तुलना में अधिक संतोषजनक होती है। आर्थिक व्यवस्था में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि व्यापारिक क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। व्यापार का पुनरुद्धार प्रायः किसी प्रकार के विनियोग से ही प्रारंभ होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे विनियोग का कोई नया क्षेत्र पैदा हो सकता है या सरकार से जनहित कार्यों अथवा सस्तीकरण पर अधिक व्यय करना शुरू किया हो। इससे रोजगार या उत्पादन की स्थिति में सुधार होने लगता है। नंबर 3 आता है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार। व्यापार की यह अवस्था एक अति उत्तम तथा आदर्श अवस्था है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना प्रायः सभी देशों की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होता है। इस दशा में उत्पत्ति के संपूर्ण साधन कार्य में लगे होते हैं। प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी जो प्रचलित दर पर अपने साधन को उत्पादन कार्य में लगाना चाहता है, लगा सकता है। पूर्ण रोजगार का यह अर्थ नहीं है कि बेकारी बिल्कुल नहीं रह जाती, क्योंकि श्रम की गतिशीलता के कारण श्रमिक एक काम छोड़कर दूसरे काम पर पहुंच जाने के बीच में बेकार रहता है। लॉर्ड बेवरिज ने 1944 में इंग्लैंड के लिए कम से कम 8% बेकारी का अनुमान लगाया था। अतः पूर्ण रोजगार की अवस्था में यहाँ तक अर्थात लगभग 3% की सीमा तक बेकारी हो सकती है। नंबर 4 आता है बूम यानी कि
अभिवृद्धि या तेजी की स्थिति। पुनरुद्धार की दशाएं सदैव पूर्ण रोजगार की दशाएं उत्पन्न नहीं करती, वरन इससे अभिवृद्धि अथवा तेजी की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद भी विनियोग होते रहने के कारण वास्तविक उत्पादन में तो वृद्धि नहीं होती, क्योंकि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका होता है, बल्कि कीमतों में वृद्धि हो जाती है। साहसी ऐसी दशा में प्रत्येक वस्तु के संबंध में अत्यधिक आशावादी हो जाता है, जिसका फल यह होता है कि प्रत्येक उद्योग धंधे में अत्यधिक द्रव्य लगा दिया जाता है। इससे पहले से ही रोजगार पर लगे हुए उत्पत्ति के साधनों पर चारों ओर से दबाव बढ़ जाता है। नंबर 5 आता है डिसीजन। अभी इसमें थोड़ा सा और दबाव बढ़ जाता है। नंबर 4 में इस प्रकार पूर्ण रोजगार की अवस्था अत्यधिक रोजगार की अवस्था में परिणत हो जाती है। अत्यधिक रोजगार वह अवस्था है जब नौकरियों की संख्या अधिक होती है, परंतु नौकरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम रहती है। यद्यपि इस काल में नकद मजदूरी बढ़ जाती है, परंतु मूल्य इससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं, अतः वास्तविक मजदूरी घट जाती है। नंबर 5 आता है डिसीजन, यानी कि अवरोध या प्रतिसाद। इस अभिवृद्धि की दशा में ही उसके नाशक बीज भी मौजूद हैं। कुछ समय पश्चात कठिनाइयाँ प्रकट होने लगती हैं। बढ़ी हुई मजदूरी तथा अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए अकुशल श्रमिकों को काम पर लगाने आदि कारणों से मजदूरी की लागत बढ़ जाती है। पुरानी मशीन की प्रतिस्थापना के कारण तथा कच्चे मालों की कीमत के बढ़ जाने के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।